फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन एंड डोजेज पैरामीटर्स जो हैं इनको जो है वो स्टडी करना है। ठीक है, नंबर वन हमारे पास टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन में दो मेथड्स ही होते हैं। एक होता है ग्रिड मेथड, जिसमें हम लोगों ने एरिया को ट्रीट करना होता है। लार्जर एरिया होता है, इसमें हम क्या करते हैं, उस एरिया को छोटे छोटे ग्रिड्स में जो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के होते हैं उनमें क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। और फिर हम लोग जो है वो इसमें डायरेक्टली उस एरिया को कॉन्टैक्ट करके थोड़े से डिफरेंस पर रखकर हम लोग क्या करते हैं, लेजर को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और हमारे जो पर्पसेस हमें चाहिए तो उसके लिए यूज़ हो जाती है। दूसरा हमारे पास स्कैनिंग मेथड होता है। ये हमारे पास क्या होता है, जिसमें कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी मतलब इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, थोड़े से डिफरेंस पे रख के हम लेजर जो है ना उस पर अप्लाई कर, चूँकि डिफरेंस पे होती है तो थोड़ा सा वाइडर एरिया कवर करती है। ठीक है, ये बेसिकली उसने दो मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन को उसने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद है डोजेज पैरामीटर्स। डोजेज पैरामीटर्स बेसिकली हमें ये बताते हैं कि आप लोग जब अल्ट्रासाउंड जो लेज़र के डोजेज दे रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में डोजेज पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों ने क्या क्या कितनी कितनी इंटेंसिटीज़, कितनी कितनी वेवलेंथ्स वगैरह आपने इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले हमारे पास आती है लेज़र की जो वेवलेंथ्स हैं। सुपरफिशियल कंडीशंस में कौन सी लेजर्स इस्तेमाल की जाती है, वो कहता है हम इसमें विजिबल रेड लेजर्स इस्तेमाल करते हैं। डीप कंडीशंस के लिए हम इंफ्रारेड लेज़र इस्तेमाल करते हैं। लार्जर एरियाज़ के लिए क्लस्टर प्रोब लेज़र इस्तेमाल करते हैं। समझा रही हूँ, विजिबल लेज़र बेसिकली वो लेज़र्स होती हैं, क्योंकि हमें पता है विजिबल लाइट है तो इसकी जो हमारे पास वेवलेंथ होती है ये क्या रहती है, एक तो सुपरफिशियल कंडीशन तक कन्वाइड रहती है, यानी ज़्यादा डीपर पेनिट्रेट ये तो करती नहीं है। ठीक है, दूसरा ये कि हमारे सुपरफिशियल जो स्किन की लेयर्स होती है इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि मेलानिन हो गया, या फिर हमारे पास ना जो भी हमारे पास क्रोमोफोर्स का हम आगे एक वर्ड पढ़ेंगे वो इसके अंदर मौजूद होता है। वो क्या करते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, विजिबल रेड लेजर हीमोग्लोबिन वगैरह सुपरफिशियल में मौजूद होते हैं ना, तो वो इनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए ये ज़्यादा बेटर रहती है सुपरफिशियल कंडीशंस के लिए। डीप कंडीशंस में इंफ्रारेड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड लेजर्स की जो हमारे पास वेवलेंथ होती है इस तरह की डिज़ाइन होती है कि ये डीपर पेनिट्रेट कर सकती है, ऑलमोस्ट 5-10 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर लेती है और अपना इफेक्ट जो है वो ज़्यादा डीपली प्रोड्यूस करते हैं। क्लस्टर प्रोब या फिर ऐसी लेजर होती हैं, इसके अंदर ना हमारे पास मल्टीपल लेजिंग मीडियम्स होते हैं। ठीक है, जो मल्टीपल लेजर्स को इमिट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास लार्जर एरिया जो है ना ये कवर कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा पावर हमें पता है इसका पावर का यूनिट वाट होता है, लेकिन चूंकि हम थेरेप्यूटिकली बहुत कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब बहुत कम पावर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हम माइक्रो वाट्स में इसको मैयर करते हैं। एनर्जी जो है हम जाउल्स में मैयर करते हैं। ये इसका इसने फॉर्मूला बताया हुआ है, पावर इन वाट्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। और अगर आपको इन दोनों का पता है तो आप टाइम फॉर द ट्रीटमेंट जो है वो इससे निकाल सकते हैं। पावर डेंसिटी, वही पावर डेंसिटी जैसे जैसे हम सबको पता है कि हमारे पास अगर एरिया इंक्रीज होता जाता है तो पावर डेंसिटी कम होती जाती है, ये उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और आपको ये इसका एक फॉर्मूला मिल जाता है। एनर्जी डेंसिटी को जाउल पर सेंटीमीटर स्क्वायर से मेजर करते हैं, पावर इनटू टाइम ओवर द एरिया। फिर इसके बाद इंटरेक्शन। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्शन इसका बेसिकली किस तरह से होता है बॉडी के साथ। जब भी हमारे पास लेज़र का बीम बॉडी पर लगता है तो एक तो ये कि हमारे पास जो भी विजिबल रेडिएशन होती हैं उनको एब्जॉर्ब करता है हीमोग्लोबिन। जो विजिबल रेड होगा तो उसको तो हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब करेगा। जो इंफ्रारेड होता है ना उसको एब्जॉर्ब करता है वाटर। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम क्रोमोफोर्स कहते हैं, जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि उनकी प्रॉपर्टीज़ इस तरह की होती हैं जो कि इनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बुक से एक बार अगर मैं आपको इसके इंटरेक्शंस दिखाऊँ तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रोमोफोर्स आर डिफाइंड एज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विच गेट एक्साइटेड द विजिबल स्पेक्ट्रम ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। जब भी उसमें लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, लेजर जब आती है एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन और मेलानिन उससे कहा कि इसके अंदर क्रोमोफोर होते हैं जो कि लेजर को एब्जॉर्ब करते हैं और डिजायर्ड इफेक्ट जो है ना क्या कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, ये बेसिक से पॉइंट्स थे जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम इसके मेन बात पे आने लगे हैं, वो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ लेजर। नंबर वन हमारे पास ये है कि लेज़र वाउंड हीलिंग में हेल्पफुल रहती है। वाउंड की हीलिंग को एक्सेलरेट करती है, यानी इस प्रोसेस को क्या करती है, स्पीड अप करती है। डायसन और यंग्स ने 1986 में हमें बताया कि कैसे करती है। ठीक है, नंबर वन 3 बातें आपने यहाँ पर याद रखनी है। पहला क्या, कीमोटैक्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज करती है, यानी जो केमिकल मीडिएटर्स हम लोगों को चाहिए वाउंड हीलिंग के लिए उनको जो है वो क्या करती है, तेज़ी से उस जगह पर लेके आते हैं। वैस्कुलर चेंजेस कॉज करती है। ठीक है, वहाँ पर वेसल की जो है ना ब्लड सर्कुलेशन एज ए रिजल्ट इंप्रूव होगी और केमिकल मीडिएटर्स को रिलीज करने की स्टिमुलेट करती है। ये तीनों इफेक्ट प्रोड्यूस कर क्या करती है, ये वाउंड हीलिंग को प्रमोट करती है। ठीक है, ये चीज़ बेसिक सी है। उसके बाद क्रॉनिक अल्सर्स अगर आपने ट्रीट करने हैं तो हम लोग रेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोगों ने वाउंड मार्जिन को ट्रीट करना होता है तो हम डायरेक्ट लेजर का कॉन्टैक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। वाउंड मार्जिन यानी उनके एजेस को करना है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लेजर मेथड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमने वाउंड बेड्स को ट्रीट करना है तो हम नॉन कॉन्टैक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग 4 to 10 जाउल की रख सकते हैं।
केस में हम लोग जो है 1 से 5 के रखते हैं। कम इसलिए रखते हैं क्योंकि उस जगह पर अभी जो है वो न्यू लेयर ऑफ डर्मिस नहीं आई होती, तो पेशेंट को डैमेजिंग हो सकता है, बर्न कॉज हो सकता है, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल वहाँ पर नहीं करते हैं। हम बहुत कम इंटेंसिटीज रख के इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों ने 1 जूल पर सेंटीमीटर और 5 जूल से हम लोगों ने कहा कि हम इतनी पावर इसको रख के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नंबर 2, ये उस जो भी टिश्यूज़ हमारे पास वाउंड हीलिंग जब भी होती है, ये जो हमारे पास ऐसे वाउंड्स होते हैं जो कि लेज़र की वजह से हील किए जाते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत इंप्रूव देखी गई है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर लेवल ऑफ कोलेजन को इंक्रीज़ करता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो भी हमारे फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी है उसको मीडिएट कर वहाँ की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करता है, क्योंकि वहाँ पर कोलेजन सिंथेसिस इंक्रीज़ हो रही होती है। नंबर 2, वो टिश्यूज़ जो लेज़र की वजह से ट्रीट होते हैं, उनकी जो एपिथेलियाइजेशन होती है, यानी वो प्रोसेस जिसकी वजह से न्यू एपिथेलियम बननी होती है, वो प्रोसेस बहुत एक्सेलरेट हो गया होता है और वहाँ पर एक्सुडेट जो है वो बहुत कम होता है, ताकि वहाँ पर जो है भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो ना हो। जितनी जल्दी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स खत्म होगा उतनी ही जल्दी जो है ना हीलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, वहाँ पर एक्सुडेट भी कम होता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होती है, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन। मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस में कुछ ओवर यूज इंजरीज होती हैं, इसके अलावा कुछ पेन रिलेटेड इंजरीज होती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। टेंडनाइटिस है, बर्साइटिस है, टेनिस एल्बो है, गोल्फर एल्बो है, ठीक है, इसके अलावा बर्साइटिस है, कोई भी कंडीशन है, सुप्रास्पाइनेटेड टेंडनाइटिस, उसने कहा ये सब कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब क्यों इस्तेमाल होता है? पहली बात वो कहते हैं क्योंकि ये हीलिंग को प्रमोट करता है, और दूसरा ये कि पेन को रिलीव करता है, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं कि इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है ना इफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस नहीं कम होती है, इफेक्ट होती है, तो हमारे पास क्या होता है, एज अ रिजल्ट इन्फ्लेमेशन जो है उस जगह पर कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास ना आगे आ जाती है लेजर की कुछ बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट्स भी होते हैं। बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट्स क्या होते हैं कि ये जो है वो बैक्टीरियाज की डेथ कॉज कर सकती है। किस तरह से? बाय इंक्रीजिंग द फैगोसाइटोसिस बाय द ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जब उस जगह पे ज़्यादा आएंगे तो फैगोसाइटोसिस इंक्रीज होगा, तो एज अ रिजल्ट इसके बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट है। लेकिन हम खाली लेजर को इस्तेमाल नहीं करते, हम लेजर के साथ कुछ एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करते हैं अगर हम ट्रीट करना चाहते हैं डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में, इसमें ये हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके अलावा पेन रिलीफ। पेन रिलीफ क्या है कि जो लेजर है ये हमारे पास स्वेलिंग को रिड्यूस करती है, जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से रिड्यूस करती है। इसके अलावा जो है ना ये हीलिंग प्रोसेस को इन्हांस करती है, ठीक है। इसी वजह से अगर कोई पेन अगर हमारे पास आ रही है, ट्रिगर पॉइंट्स हैं, ठीक है, किसी जगह पर बने हुए, ठीक है, हमें पता है ट्रिगर पॉइंट्स जब मसल बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन होती है, छोटी छोटी मसल नोट्स बनती हैं, उनको हम कहते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है। रिफ्लेक्स थेरेपी रिलेटेड ये वर्ड है, ठीक है। बॉडी में डिफरेंट कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट जगहों के लिए रेफर कर रहे होते हैं, तो एक्यूप्रेशर थेरेपी में इस्तेमाल होता है ये ट्रिगर पॉइंट थेरेपी। एक्यूप्रेशर आप आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। पोस्ट ऑप कंडीशन है उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की वजह से अगर कोई पेन है, ये हम कंडीशन न्यूरो में पढ़ चुके हैं, उसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास बोन और आर्टिकुलर कार्टिलेज अगर कहीं भी फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रैक्चर में हीलिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास क्या करता है, कॉन्ड्रल प्रोलिफरेशन को इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है, और आर्टिकुलर लाइन की रीमॉडलिंग इंक्रीज कर रहा होता है, स्कार टिश्यू की ब्रेक डाउन कर रहा होता है। उसके अलावा कोलेजन वहाँ पर आती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर रहा होता है। इसी वजह से हम लेजर को वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि आइज़ हम सबको बचपन से सिखाया जाता है कि लेज़र आइज़ के लिए इफेक्ट बहुत ज़्यादा जो है डैमेजिंग हो सकती है, तो हम इसको यूज़ नहीं करते, या फिर अगर हम यूज़ करते हैं तो हम गॉगल्स वगैरह कुछ लगा के यूज़ करते हैं। फिर अगर हम लोग चाहते हैं कि हम कैंसरस ग्रोथ के क्योंकि हमारे पास एक ऐसा एजेंट है जिसका इफेक्ट है फोटो बायोस्टिमुलेटरी इफेक्ट है, ये क्या करता है, हमारे सेल्स को स्टिमुलेट करता है। एक चीज़ जो स्टिमुलेट करी और अगर ऑलरेडी कैंसर बना हुआ है तो ये तो और उसको ज़्यादा डैमेज कर देगी, ट्यूमर को और अफेक्ट कर देगी, ठीक है। और अगर आप बहुत इंटेंसिव ट्यूमर ब्रेक डाउन होने की वजह से वो और स्प्रेड हो सकता है, विच इज़ ऑल्सो डैमेजिंग, ठीक है। तो हम इसके साथ नहीं जा सकते, एक मेटास्टेसिस हो सकते हैं, इसलिए हम नहीं जा सकते। प्रेग्नेंट यूट्रस में भी इसको इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये फीटस के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस वगैरह कॉज कर सकते हैं, फीटस के लिए डैमेजिंग हो सकता है। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं इन्फेक्टेड टिश्यू को ट्रीट करते हैं, तो एक बात मैंने आपको पहले बताया, बायोस्टिमुलेटरी इफेक्ट है। अगर एक जगह पे इन्फेक्शन हुआ है तो ये हो सकता है इन्फेक्शन इसकी वजह से आगे जाकर क्या कर जाए, स्प्रेड कर जाएगी, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम लेज़र को इस्तेमाल करें यूवी के साथ, तो ये चीज़ इसके अंदर ना यूवी और लेज़र ये दोनों हम लोग जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें इसमें ख्याल रखना है कि जो लेज़र का हेड है वो हम स्टरलाइज करेंगे बार बार, ताकि हम इसको जो है ना वाउंड के लिए यूज़ कर सकें। लेकिन हम किसके साथ यूज़ करते हैं, यूवी के साथ यूज़ करते हैं। अल्ट्रावायलेट में मैं आपको पढ़ाऊंगी क्यों। उसके बाद हेमरेजिक एरियाज जो हैं उनके अंदर भी हम लोग इसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है तो लेज़र लग के ब्लीडिंग जो है वो मजीद इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई पेशेंट है वो कार्डिक कंडीशन सफ़र करे, उसके अंदर भी यूज़ नहीं करते। हेमरेजिक एरिया में इसलिए नहीं करते क्योंकि वैसोडाइलेशन मजीद कराता है, तो ब्लीडिंग मजीद जो है ना इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हम लोगों ने लेज़र थेरेपी कंप्लीट कर लिया, इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, इसका इंट्रोडक्शन, इसके बेसिक सा टाइप जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बातें थी वो आपको जो है वो मैंने करवा दी।